हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे वो भी लेटेस्ट आपका जो न्यूज़ में चल रहा है साइक्लोन तोकते, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साइक्लोन तोकते यानी चक्रवात जो है वो कैसे बना है, कैसे बनते हैं चक्रवात और चक्रवात के क्या क्या स्पीड होती है, वो सब के सब हम आज इस वीडियो में सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी इंतजार के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका कि साइक्लोन तोकते जो आपके मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, इसी प्रकार का एक चक्रवात है। ये क्या करता है, किस लिए होता है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, चाहे तोकते की बात की जाए, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं तोकते, और इसको लिखा जाता है चक्रवात हिंदी में। तो ये जो साइक्लोन है ये अभी अभी आज ही के दिन गोवा तक पहुंच चुका है। उससे पहले ये लक्षद्वीप पर आपका मौजूद था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इन दोनों बातों से हमें ये पता चला कि ये जो चक्रवात है ये कौन से सागर में है। ये अरेबियन सी में है, अरेबियन सागर में, अरब सागर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अरेबियन सागर में उठा है तो गोवा तक पहुंच चुका है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये सीधा स्ट्राइक करने वाला है किसको, गुजरात को। तो गुजरात तक ये आगे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस वीडियो के अंदर की चक्रवात कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इसका नाम ये जो पड़ा है तोकते, ये नाम कैसे रखा गया है। तो चलिए पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यस, तो पहले मैंने आपको बताया जैसे कि ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में इसलिए है कि लक्षद्वीप को क्रॉस करते हुए अभी गोवा की तरफ बढ़ चुका है और ये इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी और बड़ा और भयंकर होता जा रहा है और एक सीवियर साइक्लोनिक रूप लेने वाला है। सीवियर साइक्लोनिक रूप क्या होता है? ये एक टाइप का साइक्लोन है जिसमें विंड स्पीड आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में, कितने टाइप के साइक्लोन होते हैं। तो अगले 24 घंटों के अंदर, यानी कि वर्तमान में भी गोवा पहुंचते पहुंचते आपका सीवियर साइक्लोनिक रूप ले लेगा, यानी वो पहुंच भी चुका है। करीब 500 के करीब वहां पर पेड़ उखड़ चुके हैं और काफी लोगों की वहां पर नुकसान बताने की रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। और ये गुजरात तक पहुंच जाएगा मई 18 तक, यानी मई 18 तक गुजरात तक ये पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो इसके बारे में था कि न्यूज में क्यों है और हम ये वीडियो क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चक्रवात के बारे में। यस, चक्रवात को समझने के लिए सबसे पहले आपको पृथ्वी का मैप यानी वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? कि इक्वेटर क्या होती है। ये देखिए, इक्वेटर वो रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और एक साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। जब ये इक्वेटर दो हिस्सों में बांट रही है तो यहां पर हमने इसकी बात क्यों की है, चक्रवात से इसका क्या लेना देना है, अभी पता चल जाएगा। देखिए, इसी के ऊपर एक और रेखा है, ये जो इंडिया के बीच से जा रही है, और नीचे एक और रेखा है जो आपके ऑस्ट्रेलिया को छूते हुए जा रही है। देखिए रेड पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये जितना भी रेड पोर्शन है, इस रेड पोर्शन को ट्रॉपिक जोन कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं इस रेड जोन। अब ये ट्रॉपिकल जोन क्यों है अभी बताता हूं। यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये दो शेडेड पोर्शन की लाइन दिख रही है। बीच वाली लाइन तो आप समझ गए इक्वेटर है जो दो भागों में बांटती है। इससे ऊपर का नॉर्दर्न, इससे नीचे का आपका साउदर्न। तो इससे ऊपर हम बात करें तो यहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। और ये वाली जो रेखा है नीचे वाली जो है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या है? मकर रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है? कर्क रेखा। तो इन दो रेखाओं के बीच में जो पृथ्वी का हिस्सा पड़ता है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, यानी कि भूमध्य क्षेत्र कहते हैं। इस भूमध्य क्षेत्र में ही साइक्लोन बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्षेत्र दर्शाया है। अब इसी क्षेत्र में क्यों बनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत ही आसान सा फंडा है, जरा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आपका वाटर है, मान लो ये आपका वाटर है। ठीक है, वाटर को जब आप हीट करोगे, यानी कि उसको गर्म करोगे, तो हीट होने के बाद वाटर वेपराइज हो जाता है, यानी कि गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सभी को पता है कि वेपर्स कन्वर्ट होके कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऊपर की तरफ ही क्यों गए? ये पानी के कण थे, ऊपर क्यों गए अभी बताते हैं। वाटर जो है उसकी जो डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी जो होती है, वो एयर की डेंसिटी के मुकाबले ज्यादा होती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ एयर।
तो ऐसा क्या हुआ कि गर्म करने से भाप ऊपर की तरफ गई, ये भी बताता हूँ। देखिए, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसे हम लिक्विड के पार्टिकल्स कहते हैं। इनमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी अंतर आणविक जो अंतर होता है वो कम होता है। वहीं हम गैस की बात करूं तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो गैप है वो ज्यादा होता है। अब वाटर को जब हम गर्म कर रहे हैं तो वो एयर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जब एयर में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है, देखिए ये आपका वाटर था और ये आपका क्या है, एयर। जब वाटर से एयर में कन्वर्ट हो रहा है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब भी दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, उनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ज्यादा जगह घेरेंगे, ज्यादा जगह घेरेंगे तो वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी भार बटे में आयतन। तो जैसे जैसे किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे वाली चीज बढ़ाओगे तो डेंसिटी आपकी घटेगी। ऐसा ही यहां पर हो रहा है। जब पानी गर्म होता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घट जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए, एयर की डेंसिटी घट गई थी इसलिए वो ऊपर जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि जितनी भी नेचर के अंदर लेस डेंसिटी वाली चीजें होती हैं, कम घनत्व वाली चीजें होती हैं, वो हमेशा ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आपने देखा कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है इसमें आपकी डायरेक्ट सन रेज फॉल करती हैं, जो भी हमने बताना है। कैसे बताना है, देखिए जरा बताते हैं। धरती जो है एकदम आपकी स्लाइंटिंग में आपकी झुकी हुई है, तो झुकी हुई है तो सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल वर्टिकली जहां पर पड़ती हैं वो आपका इक्वेटर वाला जोन होता है। ठीक है, धरती आपकी झुकी हुई है, ये देखिए। तो जब झुकी हुई है, जिस 23.5 डिग्री पर आपकी झुकी हुई है, जिसके कारण जो पोल्स हैं धरती के, वहां पर थोड़ी सी स्लैंटिंग, आपकी स्लैंटिंग का मतलब होता है झुकी हुई सनरेज आती हैं। तो किसी चीज को आप डायरेक्ट ऐसे गर्म करो और किसी चीज को साइड से ऐसे गर्म करो तो जाहिर सी बात है जल्दी गर्म ये होगा ना। इसीलिए हमारी धरती का जो इक्वेटेड जोन होता है, डायरेक्ट आपका सन गिरने के कारण, डायरेक्ट सन की रेज आने के कारण ये आपका ज्यादा गर्म होता है। तो ज्यादा गर्म होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि ट्रॉपिकल जोन आपका हमेशा गर्म रहता है। और जो चीज गर्म रहेगी वहां पर देखो वाटर कितनी मात्रा में, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, वाटर ही वाटर है इस एरिया के अंदर। तो जब वाटर आपका मैक्सिमम यानी ज्यादा मात्रा में है तो वाटर आपका गर्म होगा। गर्म होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एयर में कन्वर्ट होगा। एयर में कन्वर्ट क्यों होगा, जो इससे पहले हमने समझा था, क्योंकि डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज किसी चीज को लीव करके ऊपर जाती है वाटर के रूप में, जब वो एयर के रूप में चली गई तो यहाँ पर उसका जो प्रेशर था वो कम हो गया, यानी लो प्रेशर जोन बन गया। ठीक है, तो यहां से हमने ये समझा, क्या समझा, पूरी की पूरी समरी बता देता हूं। समुंदर था, इक्वेटोरियल जोन में पड़ता था यानी ट्रॉपिकल जोन में था, सन की रेस की प्रभाव ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर जो वाटर था वो जल्दी गर्म हुआ। वाटर जल्दी गर्म हुआ तो यहाँ का वाटर एयर में कन्वर्ट हो गया। एयर जब छोड़ के ऊपर चली गई तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इस जोन के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब लो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है, जितनी भी हवा के अंदर एयर की मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। कैसे समझ सकते हैं, जो आपके वाहनों के टायर होते हैं ना, उसमें अगर पंचर हो जाए तो टायर का अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो जैसी पंचर होगा तो टायर की हवा बाहर की तरफ आती है। देखा है, कभी ऐसा देखा है कि बाहर की हवा दोबारा टायर में घुस गई पंचर होने से? नहीं, अंदर की हवा बाहर आती है क्योंकि टायर के अंदर का प्रेशर हाई होता है। तो ऑलवेज रिमाइंड दैट कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी एयर मूव करती है। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि आपका जो रेड वाला ट्रॉपिकल जोन था इसमें लो प्रेशर तो क्रिएट हो चुका है, यानी अब इस पे हाई प्रेशर की हवा इस ओर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, जो आपके पोल्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, वहां पर आपको पता ही है कि बर्फ जमी होती है दोनों ही पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। और जब बर्फ जमी होगी तो वहां की एयर कैसी होगी, कंडेंस होगी, तभी तो बर्फ जमा रही है, घनत्व तो ज्यादा होगा। जिस भी चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ आता है, यानी उसका प्रेशर हाई होता है। तो जाहिर सी बात है, दोनों पोल्स पर हाई प्रेशर था, साउथ पोल पर भी और
साउथ पोल पर भी और नॉर्थ पोल पर भी। इसीलिए हाई प्रेशर से हवाएं किस ओर चलती हैं, लो प्रेशर की ओर चली, यानी दोनों के दोनों पोल से एयर आपके ट्रॉपिकल जोन की तरफ मूव कर रही है। अभी तक हमने यहाँ तक स्टोरी आपकी समझ ली है, ठीक है भाई। मूव कर रही है तो अच्छी बात है। ये डायग्राम आप समझ गए ना कि ये डायग्राम इसलिए था कि बीच पे ज्यादा सन का प्रभाव है जो आपका इक्वेटोरियल जोन है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से में कम है आपका क्योंकि आपकी अर्थ स्लैंटिंग है 23.5 डिग्री पर, तो ऊपर कम सूर्य की किरण आती है, इसलिए बर्फ भी जमी रहती है। बर्फ जमेगी तो एयर वहां की कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी तो वहां पर हाई प्रेशर होगा, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। अब मैं बात करता हूं कि ये सब मैंने क्यों बताया, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपका समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है आपका ये, देखिए भाई ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है। जिस तरह आपकी धरती मूव कर रही है, अब धरती मूव करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो कहां से ज्यादा रफ्तार में मूव करेगी। ये देखिए ये आपके पोल्स हो गया, ये आपके पोल्स हैं, एक बार रुकिए डार्क कलर यूज कर लेते हैं, यस ये आपके पोल्स हैं। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो धरती आपकी मूव कर रही है। अब धरती आपकी मूव करेगी तो उससे क्या होगा, अभी बताते हैं उससे क्या होगा। बीच वाला एरिया तो आप समझ गए, ये ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर लो प्रेशर था, यहाँ पर हाई प्रेशर था, यहाँ पर भी हाई प्रेशर था, तो हवाएं इस ओर तो चलेंगी, चली भाई अच्छी बात है। हवा को ऐसा आना चाहिए, इधर से हवा को ऐसा आना चाहिए, तो अच्छी बात है आती है। लेकिन ये हवा कभी भी सीधी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि इस हवा के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, इधर वाले की ऐसे हो जाती है, उधर वाले की ऐसे हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताता हूं, देखिए जरा। हमें पता है कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करती है, यानी ऐसे ऐसे मूव आपका करती है। कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है। अब जब आपकी अर्थ मूव वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो मूव करेगी तो इसकी रफ्तार कहां पर ज्यादा लगेगी। देखिए ऊपर वाला जो रेडियस है अर्थ का वो छोटा है, और बीच वाला एरिया है जो अर्थ का वो बड़ा है, इसलिए इसका मतलब रेडियस क्योंकि बड़ा है, तो छोटे एरिया में उतनी स्पीड, बड़े एरिया में इतनी स्पीड, यानी जाहिर सी बात है बीच में आपकी अर्थ की स्पीड ज्यादा महसूस होगी ना, क्योंकि एरिया भी बड़ा है और धरती को एक साथ घूमना भी है। तो हमारे इक्वेटर के ऊपर स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, यानी कि इक्वेटर पर अर्थ की जो स्पिनिंग स्पीड है वो मैक्सिमम होगी, और पोल्स पर वो आपकी मिनिमम होगी। यानी धरती पर जब घूमती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड बीच पर होती है, इक्वेटोरियल जोन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज घूमेगी, अब बाइक पर आप जाते हैं तो सामने से अगर हवा लगेगी तो बाइक आगे चलती है, तभी तो सामने से हवा लगती है। अब जैसे ही आपकी पृथ्वी घूमी, घूमने से क्या हुआ, जो ये हवा सीधी आनी चाहिए थी वो इधर से आती हुई हवाओं के कारण थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई इधर की तरफ, और इधर से आते हुए डिफ्लेक्ट हो गई इधर की तरफ, ठीक है भाई। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिससे जब कोई बॉडी सर्कुलेटरी मोशन में होती है तो उसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली एयर मूवमेंट के कारण चेंज हो जाता है। तो जब आप नॉर्थ पोल पर देखेंगे तो ये आपकी कहां मुड़ गई, लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर मैं विंड के डायरेक्शन से देखूं, मान लो मैं खुद यहां से आ रहा हूं तो मेरे लिए तो कहां मुड़ गई, राइट में। और इसी तरह अगर मैं यहां से आऊं तो मेरी जो विंड थी वो यहां मुड़ गई, कहां मुड़ गई, लेफ्ट में मुड़ गई, ठीक है। और वैसे अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमारे लिए राइट में मुड़ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, एयर की जो मूवमेंट है कोरियोलिस फोर्स के कारण वो लेफ्ट में चली जाती है, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यही मूवमेंट आपकी राइट में चली जाती, लेफ्ट में चली जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, कहां, सामने से देखने पर, ठीक है भाई। तो ये दो मूवमेंट आपको पता चली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन राइट की तरफ, पिछली बार लेफ्ट किया गया था, इस बार आप समझिए राइट की तरफ, और ये आपकी लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब ये हमने क्यों समझा अभी पता चल जाएगा, अगले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ये हमने क्यों समझा, देखिए जरा, यस ये हमने इसलिए समझा क्योंकि यहां पर आप डायग्राम के अंदर देखिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बीच वाले एरिया में लो प्रेशर जोन था, ऊपर वाली हवाएं इधर मुड़ गई, तुम्हें पता ही चल गया क्यों मुड़ गई, पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ये वाली यहां मुड़ गई। अब मैंने बताया था कि ये है हाई प्रेशर वाली विंड, दोनों की दोनों, और ये हाई प्रेशर वाली विंड को कौन अट्रैक्ट करेगा, लो प्रेशर वाले जोन अट्रैक्ट करेंगे। तो लो प्रेशर वाले जोन्स ने जब अट्रैक्ट किया तो यही हवा इनकी तरफ आपकी घूमी, ऐसे घूमी, इसमें ऐसे घूमी, इधर वाले की ऐसे घूमी। दोबारा सुनना भाई,
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से चक्रवात की डायरेक्शन पता चलती है। यहाँ तक तो आप समझ गए, लेकिन हाई प्रेशर की जोन अट्रैक्ट होगी लो की तरफ, यानी वो यूं जाएगी, और इधर वाले हाई प्रेशर की जोन इधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी यूं जाएगी। तो जब हवा यूं चली गई तो नीचे का डायरेक्शन ऐसे हो गया, और ऊपर वाले केस में हवा इस तरफ मुड़ी, यानी डायरेक्शन हवाओं का ऐसे हो गया। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो आपके साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं उनमें जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में जब ऐसे हवा मुड़ी तो ये जो डायरेक्शन बन गया, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना, साइक्लोन में जो विंड होती है, चक्रवात में जो हवा होती है, अगर वो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में बना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बना है, तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और साउदर्न डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यहां तक आप समझिए डायरेक्शन कैसे बनती है। तो यहां से हमें पता चला कि साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर बनने के कारण क्रिएट होता है, उसमें आसपास से हवाएं आती है, कहां से, हाई प्रेशर जोन से हवाएं आती हैं, जिसके कारण वो क्रिएट होता है, और उसकी डायरेक्शन इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, दोनों में आप देख चुके हैं। चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अब देखिए साइक्लोन का क्रिएशन कैसे होता है, चलिए अभी बताते हैं आपको। यस, साइक्लोन का क्रिएशन कैसे होता है, तो देखते हैं भाई। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका समुद्र है, मान लो ये आपका भूमध्य रेखा वाला यानी ट्रॉपिकल जोन वाला समुद्र है। तो यहाँ पर धूप ज्यादा थी, धूप की किरणें आई, धूप की किरणें जब आएंगी तो जाहिर सी बात है इस एरिया को गर्म करेंगी, एरिया को गर्म करेंगी तो ये एरिया आग बबूला हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा। और जब कोई चीज़ लाल हो जाए यानी गर्म हो जाए तो उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ विंड आपका बनता है वो कहाँ की ओर बनता है, मैंने शुरू में ही बता दिया है, वो आपका ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ कैसे बनेगा अभी बताते हैं। देखिए, ये आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट होने से हवा हल्की हुई, हवा हल्की होने के कारण वो आपकी ऊपर की ओर चली गई। ऊपर की ओर जब वो गई तो कैसे गई भाई, आपके लो प्रेशर क्रिएट करते हुए गई, ये गई ऊपर की ओर क्योंकि हल्की हो गई। और साइड से आपको पता ही है क्या आ रहा था, साइड से आपकी हाई प्रेशर वाली विंड्स आ रही थी। तो हाई प्रेशर वाली विंड्स लो प्रेशर वाली विंड्स में गई, जिसके कारण हवा ऊपर उठी और ये कुछ ऐसा रूप ले लेता है। तो ऊपर से जब आप चक्रवात को देखेंगे तो बीच में एक बिंदी दिखेगी, इस बिंदी को हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन की आंख। जैसे भैंस की आंख बोलते हैं ना, वैसे ही चक्रवात की भी आंख होती है जिसमें बीच में लो प्रेशर हो। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यहाँ पर हवा बहुत स्लो होती है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाती है हवा, तो आपको पता है जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी तो आसमान में जब वो ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। तो जैसे ही आपकी विंड गर्म हवाएं ऊपर की ओर गई तो एक निर्धारित पॉइंट पर पहुंच के ठंडी तो हो गई, ठंडी हो गई तो इसका मतलब वो कंडेंस हो गई और बादल बना लिया। तो ऐसे करते करते नीचे से हवा ऊपर जाती जाएंगी, बादल बड़ा होता जाएगा और चक्रवात आपका बड़ा रूप लेता जाएगा। कब तक लेता जाएगा, जब तक उसको लो प्रेशर से पानी की सप्लाई मिलती जा रही है तब तक वो और बड़ा होता जाएगा। इसीलिए साइक्लोन बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा कि साइक्लोन के बीच में आई होती है, जिस घेरे के बाहर ये चक्रवात ऐसे फैलता है, इसको आई वॉल कहते हैं। बीच वाली को क्या कहते हैं, आई वॉल कहते हैं। तो इसी तरह ये आपका बड़ा रूप ले लेता है और अपना स्पीड वगैरह जितनी भी है वो डिसाइड कर लेता है। जनरली जो इसकी स्पीड होती है, स्पेसिफिकेशन में बात की जाए तो 150 से 250 किलोमीटर का जो इसका डायामीटर होता है, इतना बड़ा डाया होता है। दूसरी बात, अगर ये डायामीटर हमारे जो आपका अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और आपका नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वहां देखा जाए तो वहां पर इसका डायामीटर बड़ा होता है क्योंकि पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा है और आसपास लैंड मास कम है, इसीलिए लगातार मिलती जाएगी पानी की सप्लाई तो और बड़ा होता जाएगा। इसीलिए इसका डायमीटर 600 से 1200 हो जाता है। कहां पर, अरेबियन सी में, आपका बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशियन में। तीसरी बात, इसकी जो चलने की स्पीड होती है वो लगभग 300 किलोमीटर प्रतिदिन ये आगे की तरफ खिसकता है, यानी इधर उधर मूव करता है। पर डे की इसकी स्पीड ये होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर तक जा सकता है, जो आपका एटमॉस्फेयर की पहली परत है। ठीक है, शोभमंडल। तो
फेयर तक जब ये जाएगा तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पहुंच सकता है। ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर कि कितने प्रकार के साइक्लोन आपके होते हैं। तो देखिए साइक्लोन आपका बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा में उठा है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, 51 किलोमीटर होता है। डीप डिप्रेशन उससे थोड़ा हाई, साइक्लोन स्टॉर्म हाई। जो सीवियर मैंने बात की थी ना अभी, जो अभी आपका जो साइक्लोन आया वो सीवियर की कैटेगरी ले लेगा क्योंकि उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी 88 से 117 किलोमीटर पर आवर। सबसे खतरनाक जो होता है वो आपका सुपर साइक्लोनिक होता है, जिसमें सब कुछ उड़ जाता है भाई, सब कुछ जो रास्ते में आएगा भयंकर तरीके से उड़ जाएगा। उसकी स्पीड होती है 222 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो कैटेगरीज हैं आपके साइक्लोन की किसने बांटी हैं? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, यहाँ से आपको कैटेगरी पता चलती है साइक्लोन। अब ये नाम क्यों पड़ा, जो तोकते नाम पड़ा है वो किसने दिया? देखिए जरा, ये नाम दिया है आपका WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका नाम जो तोकते हैं ना, जो हिंदी में कैसे लिखते हैं, मैंने शुरू में बताया था हिंदी में इसको तोकते लिखते हैं। ये सजेस्ट किया गया है म्यांमार के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि म्यांमार में एक गैको नाम का प्राणी रहता है जो कि एक वोकल लिजर्ड है, छिपकली का प्रकार है, जिसको बर्मीज लैंग्वेज में गैको कहा जाता है। और गैको का ही बर्मीज में क्या कहा जाता है? तोकते कहा जाता है। तो गैको नाम की जो प्रजाति है बर्मीज लैंग्वेज में तोकते कहलाती है, वोकल कहलाती है। क्यों कहलाती है वोकल लिजर्ड? क्योंकि इसकी साउंड के नाम पर रखा गया, इस साइक्लोन की साउंड के ऊपर। तो ये जो नाम है ये 169 नेम्स में से एक है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपके जाहिर किए थे। अब ये नाम कैसे पड़ा, म्यांमार को मौका क्यों पड़ा? जितने भी इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर से भिड़ते हुए लगते हुए देश हैं उनको मौका मिलता है अलग अलग नाम रखने का। क्यों मिलता है? देखिए जरा कैसे नाम दिया जाता है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, WMO और आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक रीजन के जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा उठते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर ज्यादा है, बताया था ना मैं शुरू में। तो इस प्रिंसिपल को साइन करते हुए ये देखिए बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में 27वीं मीटिंग बैठी थी, कहां पर? मुस्केट में 2000 के अंदर, जहां ये डिसाइड किया गया था कि ये दोनों हैं वो डिसाइड करेंगे और ये कंट्रीज को बोलेंगे अपनी मर्जी का नाम रखने के लिए, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। बारी बारी सबकी चांस आती रहती है। तो जो नेमिंग स्टार्ट हुई थी आपकी इंडियन ओशन में वो 2004 से स्टार्ट की गई थी। इसके जो मेंबर्स थे वो 8 मेंबर्स थे। बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले नाम लिख दिया, उसके बाद इंडिया ने स्टार्ट किया था। इसके बाद 5 और कंट्री इस पैनल को ज्वाइन कर लेती हैं, यानी नाम देना 2004 से शुरू हुआ था। तो जो रीजनल स्पेसिफाइड आप जो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसका कहां पर है? अपने आसपास नई दिल्ली में। कुल ये 6 हैं। उन 6 में से जो अपने एरिया में पड़ता है वो है आपका नई दिल्ली में है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म देता है नाम बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के अंदर। ठीक है भाई, तो यहां से आपको पता चला कि कैसे कैसे आपके नाम पड़े हैं, कैसे कैसे आपका साइक्लोन पड़ा है। एक चीज और बता दूं, ये जो साइक्लोन पड़ता है इस हर जगह इसको साइक्लोन नहीं कहते, इस एरिया में तो इसको साइक्लोन कहते हैं। ये आपका अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन हो गया। लेकिन जो चाइना सी है, ये आपका साउथ चाइना सी है, यहाँ पर इसको टाइफून नाम दिया जाता है। साइक्लोन को टाइफून कहते हैं साउथ चाइना सी में। और जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगता समुद्र यहाँ पर इसका अलग नाम है, यहाँ पर इसको विली विली कहते हैं, विली विली कहा जाता है। और जो आपका ये जो एरिया है यूएसए से जुड़ता हुआ आपका ये जो ओशन है अटलांटिक, यहाँ पर जो आपका पड़ता हुआ एरिया है यहाँ पर इसको हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। यानी चक्रवात के 2-3 नाम है, हरिकेन इस एरिया में, टाइफून आपका साउथ चाइना सी में, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर विली विली का इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा साइक्लोनिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर पसंद आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आसपास शेयर कर दिया करो यार। और लाइक तो बनता है, इतना अगर आप समझाता हूँ मैं आपको, 1-2 लाइक दबा दिया करो, कुछ नहीं जाता अंगूठा दबाने में। तो चलिए, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाव रखिए। टाटा।